अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी खबरें हैं। पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक हुआ है, ईरान से 4 फौजी मारे गए हैं, उस पर मैं आता हूँ। पहले एक दोस्त का मैसेज है, 2 मैसेजेस हैं जिनके मैं जवाब देना पसंद करूँगा। एक इमरान खान के ऊपर है, वो मैं आगे इमरान खान के टॉपिक पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा। ये हमारे दोस्त हैं आरिफ भाई, तारिक फतेह जी की तबीयत अब कैसी है और उनकी वाइफ की भी तबीयत कैसी है। देखें, तारिक भाई काफ़ी दिनों से बीमार हैं और आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले तारिक भाई को कैंसर डायग्नोस हुई थी और उसकी केमोथेरापी और काफ़ी इलाज कराया था जिससे वो रिकवर हो गए थे। और अब वापस उनकी तबीयत कुछ ख़राब की रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने भी वीडियोस हॉस्पिटल से लगाई हैं। उनकी वाइफ नरगिस भाभी की भी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी और हॉस्पिटल में थी वो। लेटेस्ट एज सच रिपोर्ट इसलिए नहीं है कि मैंने फ़ोन नहीं किया उनको, ये सोच के कि पता नहीं वो हॉस्पिटल में होंगे और किस कंडीशन में होंगे। मैंने उनको मैसेज किया है आज पूछने के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है। आई होप कि वो देखें, वो हम पाकिस्तानी डायस्पोरा की जान हैं और वो हम पाकिस्तानी डायस्पोरा की एक मोटिवेशन है। पाकिस्तानी डायस्पोरा में तारिक भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आवाज़ हैं और हम लोगों ने उनसे बहुत सीखा है और हम यही विशेज़ हैं हमारी कि तारिक भाई वापस जल्दी फुल्ली फिट हो के हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। अज़ीज़ दोस्तों, ईरान के हवाले से खबर ये है कि पिछले दिनों मतलब सैटरडे को ईरान के अंदर से पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस में केच एक जगह है, वहाँ पे फायरिंग हुई है और वहाँ पे फायरिंग से 4 पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान के अंदर मर गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की खबर तरफ से ये बताया गया है कि ये बलूचिस्तान के टेररिस्ट हैं जो ईरान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने ये हमला किया था ईरान में से। और इससे पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो फौजी हैं 4 मर गए, जिनके नाम भी दिए हैं। लेकिन बहरहाल हमें इन फौजियों के मरने का मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मैं बड़ा एक क्लियर किस्म का आदमी हूँ, मैं इंसान के दर्द को हमेशा महसूस करता हूँ, लेकिन मैं जालिमों के लिए कभी भी दुखी नहीं होता। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का एक एक फ़ौजी है ना, वो जालिम है और उसने बलोच लोगों को, बलोच सिविलियंस को, बलोच औरतों को, बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं ये। और मुझे इनके मरने पे हमेशा खुशी होती है, कभी भी अफसोस नहीं हुआ। और ये धरती पे बोझ हैं, जालिम लोगों के लिए इस धरती पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ। मैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऑलवेज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड फ्रीडम फाइटर। बलूचिस्तान एक ऑक्यूपाइड लैंड है और उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उसके रिसोर्सेज की लूट मार कर रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और एक जेनोसाइड हो रहा है। आप मुझे बता दें कि पिछले 70-75 सालों से इस दुनिया में लगातार कौन सी ऐसी कौम है जिसके ऊपर ऑपरेशन लगातार होता रहा है। आप कहेंगे कुर्द, तो कुर्दों के पास अच्छे वक्त भी आए हैं। कुर्दों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में अलाइड फोर्सेस की मदद की थी, जिसके लिए कुछ अरसे के लिए वो अपने इलाके में रूल करते रहे। इराक में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद कुर्दिस्तान को एक तकरीबन सेमी ऑटोनोमस बॉडी मिल गई थी। मोसल उनका कैपिटल था और कुर्दों के नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका काफ़ी अरसे तक कंट्रोल रहा और अब काफ़ी अरसे से कुर्द इराक में उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ऊपर 1948 से लेके अब तक लगातार ऑपरेशन हो रहा है। तो ईरान से पहला तो ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान की साइड पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी तो ईरान की साइड पे नहीं थी क्या? क्योंकि ये एक चेक पोस्ट थी। जब चेक पोस्ट होती है तो बॉर्डर पे दोनों तरफ होती है। इवन हम देखते थे कि मैं जब नया नया यूरोप आया था, जब शेंगन नहीं आया था, तो बॉर्डर कंट्रोल थे
तो मैं जब पेरिस जाता था ब्रसल से बाय रोड, तो चेक पोस्ट आती थी। पहले बेल्जियम की आती थी, इससे कोई 200 मीटर आगे जाते थे तो फ्रांस की चेक पोस्ट होती थी। आज भी हम जिनीवा जाते हैं तो जिनीवा से फ्रांस का बॉर्डर जो है ना, जिनीवा सेंटर है ना, जो मेन डाउनटाउन, वहाँ से 5वां बस का स्टॉप होगा या 6ठा होगा। वहाँ जब आप पहुँचते हैं बॉर्डर पे तो पहले स्विस बॉर्डर आता है, वो चेक पोस्ट आती है, और फिर थोड़ा आगे बस जाती है तो फ्रेंच चेक पोस्ट आती है। दोनों पे गार्ड खड़े होते हैं। तो ये चेक पोस्ट का उसूल होता है। तो सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि वहाँ से टेररिस्टों ने किया था, तो वहाँ पे ईरानी फोर्सेस नहीं थी क्या? फिर हमला हुआ है। ये हमला कोई चाकुओं से इससे थोड़े हुए, धमाके हुए होंगे, सब कुछ वायरिंग हुई होंगी। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये ईरान की सपोर्ट से हुआ है। और पाकिस्तान समझ ले कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान की साजिश थी ना, वो समझ गए। ये शिया सुन्नी वाला मामला है ना, आपको पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलेगा ना, वो पाकिस्तान में मिलेगा। इंडिया में भी शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। मैं लखनऊ गया था, वहाँ पे शियाओं के बड़ा इमाम बारगाह और छोटा इमाम बारगाह और सब कुछ। लेकिन आज तक मैंने इंडिया के हवाले से कभी ये नहीं सुना कि इंडिया में शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ हो। बांग्लादेश में भी हम नहीं सुनते, इंडोनेशिया में भी नहीं सुनते, मलेशिया में कहीं नहीं सुनते। सऊदी अरब में स्टेट लेवल पे थोड़ा बहुत शियाओं के खिलाफ होता था, अब वो भी नहीं होता। ईरान में भी सुन्नियों के खिलाफ थोड़ा होता था, अब वो भी नहीं हो रहा। और ये पाकिस्तान है, और दुनिया में कहीं भी सुन्नी है ना, वो शिया को काफिर नहीं मानते सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सुन्नी शिया को काफिर मानते हैं। तो ये पाकिस्तान की स्टेट की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ना, उसने हमेशा ईरान और सऊदी अरब को लड़ा के रखा। और जब चाइना की ब्रोकरी में बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान का मुआहदा होता है, तो पाकिस्तान की एक दिहाड़ी निकल गई। पाकिस्तान ईरान से मुफ्त में सस्ता तेल लेता था, सस्ता पेट्रोल इलीगली स्मगलिंग करके पाकिस्तान की आर्मी लाती थी, ईरान से सहूलतें लेते थे। ये कह के कि वो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट है ना, सऊदी अरब उनको सपोर्ट करता है, इसलिए हमारे मुल्क में जो 20% शिया पॉपुलेशन है ना, वो ख़तरे में रहती है, हम उनके लिए आप मदद करें तो हम वो करते हैं। और फिर पाकिस्तान में शिया मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, उनको फिर ईरान से सपोर्ट आती है थ्रू पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि जितने पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप हैं वो पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में चलते हैं। रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप, चाहे वो वहाबियों के हैं, चाहे वो अहले हदीस के हैं, देवबंदी के हैं, बरेलवी के हैं, शिया के हैं, वो सब पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में चलते हैं। तो फंडिंग इस तरह से लाते हैं। फिर ये सऊदी अरब जाते हैं, देखें ये शिया है ना, सिपाही मोहम्मद और पता नहीं क्या क्या ग्रुप बना के ये सुन्नियों पे हमले करते हैं। और इस तरह ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं थी। आज पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा, क्योंकि दिहाड़ी के दो बहुत ज़बरदस्त रास्ते थे, वो बंद हो गए। तो ईरान अब पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। दूसरा, ईरान को ये पता है कि पाकिस्तान अमेरिका की एक सैटेलाइट स्टेट है, पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे सब चीज़ें करता है। तो ईरान पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता है। तो इन केस हम मान भी लें कि ये किसी मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया है ना, तो ईरान की अनऑफिशियली उनको सपोर्ट हासिल होगी, और कहीं ना कहीं से ईरान की सरकार उनकी मदद इलीगली या अनऑफिशियली कर रही होगी। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जिनीवा में, एक्चुअली देखें पाकिस्तान में है ना एक सेंसस शुरू हो गए। पाकिस्तान में आज तक करेक्ट सेंसस कभी भी नहीं हुए, क्योंकि करेक्ट सेंसस होंगे ना तो पंजाब अपनी मेजॉरिटी खो देगा। क्यों? इसलिए कि पंजाब इस वक्त 58-59% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का दावेदार है, जबकि हम समझते हैं कि सिंध आबादी के लिहाज से पंजाब से बढ़ गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिंध में इलीगल माइग्रेशन भी बहुत हुई है। सिंध में जितना पंजाबी रहता है ना, उसने अपना
एड्रेस पंजाब में रखा हुआ है। हालांकि करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन है, लेकिन एड्रेस पंजाब में रखा हुआ है। जितना पख्तून रहता है एड्रेस केपीके में, या बलूचिस्तान का पख्तून है तो बलूचिस्तान में रखा है। जितना पख्तून और पंजाबी और कश्मीरी हैं सब अपने अपने इलाकों में अपना वोट रखते हैं, अपना एड्रेस रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो रहते सिंध में हैं, खाते पीते सिंध में हैं, सब कुछ सिंध का, कमाते सिंध में हैं। आप देखें ईद का टाइम आता है ना, तो कराची की, हैदराबाद की सड़कें वीरान हो जाती हैं, क्योंकि सब अपने अपने गांव गोट चले जाते हैं। तो उसूली तौर पे ये होना चाहिए कि मैं बेल्जियम में रहता था तो मैंने बेल्जियम में कई शहर तब्दील किए हैं। पहले ब्रसल्स में रहा, फिर 1 साल एंटवर्पन में रहा, फिर मैं ब्रसल्स में आ गया, फिर ब्रसल्स में लगातार कई साल रहा मैं, फिर मैं गेंट चला गया जहाँ मेरी बेटी पैदा हुई। मैं बेल्जियम में ब्रूज में भी रहा हूँ, मैं बेल्जियम में वावर में भी रहा हूँ, मुख्तलिफ शहरों में रहा हूँ। लेकिन मैं जिस शहर में जाता था मुझे वहाँ अपना एड्रेस कराना पड़ता था। अगर आप, एक मिसाल है, मैं एक फ्रेंच सिटीज़न हूँ तो मैंने अपना लंदन का एड्रेस रखा है। मेरा यहाँ पे फ्रेंच कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन है मेरा, मेरी बच्चों का, कि हम बीइंग फ्रेंच सिटीज़न लंदन में रह रहे हैं, ये हमारा एड्रेस है। ये नहीं है कि हमने एड्रेस अपना फ्रांस का रखा हुआ है, रह लंदन में रहे, ये हो नहीं सकता। ये सिंध में होता है। तो इससे क्या है कि सिंध की डेमोग्राफी पूरी चेंज है। अगर आप जेन्युइन सेंसस कराएंगे तो आपको सिंध की आबादी पंजाब से ज़्यादा मिलेगी। और वैसे भी पंजाब में पंजाबी ने ये किया है कि साउथ पंजाब पूरा सराइकी बेल्ट है, उनको भी पंजाबी बनाया हुआ है। आज से नहीं, कुछ 50 साल से सराइकी लोग अपना अलग सूबा मांग रहे हैं, लेकिन ये देंगे तो पंजाब की हेजेमनी टूट जाएगी। आप डेवलपमेंट वर्क पंजाब का देखें, सारा नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, उधर सारा डेवलपमेंट वर्क होता है। गांव गांव से उधर मोटरवे जुड़ी हुई है, मेट्रो बसेस, मेट्रो ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, पानी का, खेती बाड़ी, हर चीज़। साउथ पंजाब आज भी डिप्राइव्ड है। तो पाकिस्तान में एक तो सूबे बनने चाहिए, दूसरा सही सेंसस होने चाहिए। ऐसे में देखें, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973 का, वो क्लियर अल्फाज में कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं है, मेजर फैसले नहीं कर सकता। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पीओके जो है उसमें सेंसस करा रहे हैं, और सेंसस इस बार डिजिटल रखा है। अरे भाई, इंडिया में मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन की है तो आम आदमी में घर घर के पास डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, एक सिस्टम है, एक लीगल सिस्टम है, आधार कार्ड को हर चीज़ से जोड़ा हुआ है। उससे क्या है कि फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में क्या डिजिटल सिस्टम लाओगे, मुझे ये बताएं। जहाँ पे आटा लेने के लिए ये एक आया है, आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है आपको, ये पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। ये नाम है अली शान, फादर का नाम है मोहम्मद नदीम कादिर, डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 2021। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 2021 है उसका आईडी कार्ड कैसे बन गया। 18 साल की उम्र में आईडी कार्ड बनता है, इस पर तस्वीर भी बच्चे की लगी हुई है। इमेजिन करें, उस पर आटा लेने पहुंच गए। आप ये बताएं कि जब आपके मुल्क का यह हाल है कि आपके मुल्क में मिलियंस ऑफ अफगानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रह रहे हैं, अब वहां पे डिजिटल सेंसस कैसे कराएंगे ये बताएं। क्या ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्टर करा दो, कोई सेंस है? इंग्लैंड में सेंसस हुए थे 2021 में, वो भी डिजिटल नहीं थे, वो घर घर में फॉर्म आया था। हमारे घर में भी फॉर्म आया था, हमने सारी डिटेल एक एक चीज़ भेजी है उसमें लिख के, एक एक बच्चे की पूरी डिटेल्स।
अब क्या होता है कि यहाँ तो कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, यहाँ के कंप्यूटर में उनके पास मेरी पूरी फाइल मौजूद है ना यार, कि मेरा ये बच्चा है फलां जगह पढ़ता है, ये बच्चा है फलां जगह पढ़ता है, ये बच्चा है फलां जगह पढ़ता है, सब ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ कंफर्मेशन के फॉर्म आए। या किसी ने सपोज लंदन से मैनचेस्टर चला गया है, तो लंदन में से इसका नाम कट के मैनचेस्टर, ये मुल्कों में होता है, ऑनलाइन समझ में आती है। फिर भी घर घर फॉर्म आया, वहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन। तो इस सिलसिले में जम्मू एंड कश्मीर के लिए आवाज़ उठी जिनीवा में सेंसस के हवाले से। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के साजिद हुसैन साहब हैं, उन्होंने एक स्पीच की है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में, जो 1.5 मिनट की स्पीच आपके सामने रखता हूँ, आप समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। The next speaker on my list is Africa Culture International. Honorable President, in the light of existential threat facing the state of Jammu and Kashmir, our organization would like to draw the attention of HRC. Pakistan is trying to annex Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, which are the historical parts of the state of Jammu and Kashmir. Islamabad has implemented various policies and strategies aimed at altering the demographic of the disputed region. To perpetuate its illegal occupation, Pakistan is instituting demographic change and abrogation of state subject rule and settlement of its citizen AJKGB. This is in contravention of international law, UN Security Council resolutions and 4th Geneva Convention. The exclusion of the state identity of the people of Jammu and Kashmir as an option from the census 2023 can be seen as a way to marginalize or suppress the numbers and interests of the state citizen. Our right to self-determination and participation in United Nations mandated plebiscite to determine the future of state of Jammu and Kashmir will be compromised. We are asking the Pakistan Bureau of Statistics to amend the online 2023 census from with immediate effect. We request the inclusion of two main languages option in question 7 Pahari and Gojri, as well as an option in question 8 citizen of Jammu and Kashmir. Pakistan and local authority in Muzaffarabad and Gilgit-Baltistan have a responsibility not to alter, disturb or change the demographic. Therefore, our organization urges HRC to stop Pakistan from changing the demographic. Thank you very much. अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ही के हवाले से एक साहब ने मुझे अभी एक वीडियो भेजी है इमरान खान के बारे में, पंजाबी में है। मैं वो वीडियो टेलीग्राम के चैनल पे, मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि आरिफ भाई आप जो वीडियो यूट्यूब पे नहीं लगा सकते वो टेलीग्राम पे लगा दिया करें। तो मैंने वो सारी वीडियोस जो धक्कम पील की और आटे की लाइनों की और जो वायोलेंस की थी वो मैंने लगा दी हैं। अब इस वीडियो में भी मैं 2-3 वीडियो लगाना चाह रहा था, वो मैं नहीं लगा रहा। ये पंजाबी साहब की वीडियो मैं टेलीग्राम पे लगा रहा हूँ अपने चैनल पे। उसने पंजाबी में ये बताया है कि इमरान खान को उसकी बीवी पीरनी ने एक लड़के के साथ पकड़ लिया। वो उस लड़के के साथ कुछ कर रहा था अपने बेडरूम में। पीरनी साहिबा अपना अमल कर रही थी जो करती रहती है, उसमें थी। अचानक उसको पता नहीं क्या वहम हुआ, वो बेडरूम में गई, वो देख के तो इमरान खान का और पीरनी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस आदमी ने ये वीडियो बनाई है। अगर कोई मसला हो तो पीटीआई यूके या वो जहाँ भी आदमी है उसके ऊपर केस करो भाई। मैं वो वीडियो टेलीग्राम पे लगा रहा हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, पीटीआई के हवाले से पहले मैं उन साहब का मैसेज पढ़ लूँ। डियर सर नमस्ते, मैं काफ़ी दिनों से आपसे पूछ रहा हूँ कि इफ़ इमरान खान शॉट डेड तो पाकिस्तान और उसकी पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा? विल देयर बी ए मार्शल लॉ अगेन? प्लीज़ टेल अस इन योर यूट्यूब चैनल। देखें, इमरान खान है ना, उसको एक बीमारी हो गई है। मुझे इंग्लिश में उस बीमारी का नाम नहीं पता, जेनो पता नहीं क्या कुछ है नाम। जो सुना है कि भारत की एक एक्ट्रेस परवीन बॉबी को हुई थी, जिसको हर वक्त ये खौफ रहता है कि मुझे कोई मार देगा, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है।
सुना है कि परवीन बब्बी सबसे डरती रहती थी कि मुझे अमिताभ बच्चन मार देगा, मुझे ये मार देगा, मुझे वो मार देगा, वो मेरे कत्ल की साजिश कर रहा है। आजकल इमरान खान को भी वही बीमारी हो गई है और इमरान खान बार बार ये कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे ये लोग मिल के मार देंगे और मेरा, ये मैं आपको उर्दू में है, मुझे जहर देने का प्रोग्राम है, पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करेंगे, मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। मुर्तज़ा भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा बेटा था, बेनज़ीर भुट्टो का भाई था। जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो उसको सिंध पुलिस ने कराची में मार दिया था। एक और जगह इमरान खान कहता है कि मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। एक और जगह कहता है नवाज शरीफ इंतज़ार में है कि मुझे नाअहल किया जाए या कत्ल कर दिया जाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे मारने की साजिश की गई है। आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है। अपने ही लोग मेरे घर के बाहर सादा लिबास में भेजकर फायरिंग करवाकर 4-5 पुलिस वाले मार देंगे और फिर मुझे मारने आ जाएंगे। अब आप बताएं कितना बुज़दिल आदमी है, कितना बुज़दिल है कि हजारों कारकुनों के झुरमुट में निकलता है, सर पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, लोग तो इधर पहनते हैं ना, सर पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलता है, 500 गाड़ियों के काफिले में निकलता है। अब आपका सवाल मेरे भाई के इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा तो क्या होगा? मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। इस मुल्क के पाकिस्तान में सिर्फ नॉन पंजाबी कत्ल होते हैं। आप मुझे निकाल कर दिखा दें हिस्ट्री। नवाब अकबर बुगटी बलोच थे, कत्ल हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंधी थे, जुडिशल मर्डर हुआ। बेनज़ीर भुट्टो सिंधी थी। लियाकत अली खान मुहाजिर थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुहाजिर थे। हुसैन सैयद शोरवर्दी बंगाली थे। कोई मुझे पंजाबी भी तो बता दे जो कत्ल हुआ हो, बड़ा लीडर। नवाज शरीफ ने गद्दारी तो की थी ना, अगर देखा जाए तो। गद्दारी ना भी सही तो एक जुर्म तो क्या था ना कि उसका हक था एज ए प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ को हटा के किसी को भी आर्मी चीफ लगाए। अब मॉरलिटीज में जाएं कि मुशर्रफ हवाई जहाज में था, आपने उसको सैक कर दिया, उसको उतरने का इंतजार करते, ये वो उतरा नहीं तो आपकी पलट दी पूरी बाजी, तो उतरता तो आपको कभी भी नहीं करने देता, हम समझते हैं। लेकिन आपने उसके जहाज में पेट्रोल नहीं था, आपने वो जहाज नहीं उतरने दिया। आपने कंट्रोल टावर को कह दिया कराची में कि इसका जहाज नहीं उतरने का, श्रीलंका जाओ। कराची से श्रीलंका बहुत दूर है, इतना पेट्रोल नहीं था हवाई जहाज में, वो आसमान में ही उड़ रहा था। फिर पायलट ने मुशर्रफ को, फ्लाइट में मुशर्रफ बैठा था, उसको बुलवाया और बोला कि ये नहीं उतरने दे रहे कराची कंट्रोल टावर पे, और नवाज शरीफ का ऑर्डर है श्रीलंका जाओ। तो जहाज़ में तो इतने सारे पैसेंजर हैं, वो पेट्रोल है नहीं श्रीलंका जितना। तो नवाज शरीफ ने फिर कराची कोर कमांडर को फ़ोन किया, उसको ऑर्डर किया कि कंट्रोल टावर का कंट्रोल लो, कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल लो, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करो, ये वो, और फिर जहाज़ उतरा। तो देखा जाए तो वो 200-250 पैसेंजर थे प्लेन में, उनकी जान खतरे में डाली थी, वो केस तो बनता है। लेकिन पंजाबी था, 256 सूटकेस के साथ इसको सऊदी अरब भेजा, जहाँ महलात में रहता था। वो फिर वापस भी आया और वापस भी रूल किया इस मुल्क में, और आज भी इसका भाई रूल कर रहा है। तो पंजाबी के लिए इमरान खान पंजाबी है, पठान नहीं है। इमरान खान पंजाबी है। पंजाबी के लिए इस मुल्क में कत्ल नहीं होते, और बिलफर्ज इसके अपने ही लोग कोई मार दें, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं कि ड्रगी, शराबी, होमोसेक्स, दूसरे सारे चक्कर, इसमें कहीं कोई हो जाए तो भी इस मुल्क में पीटीआई वाले कितना रौला डाल देंगे, कितना। यहाँ पे वो दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई था? हम फरवरी 77 में सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान मूव हुए थे, कराची। और मुझे याद है कि
मेरी छोटी बहन पैदा हुई मई में 77 में। तो जब अम्मी को रात को तकलीफ हुई, मेरे फादर सऊदी अरब में थे, तो मुझे अम्मी ने कहा कि हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हम घर से निकले, हॉस्पिटल हमारे घर से 15 मिनट की वॉक पे था, तो कर्फ्यू था। हम जैसे ही गली में से मेन रोड की तरफ आए, मेन रोड भी नहीं था, छोटा रोड था, तो सामने फौजी खड़े थे, बंदूकें तान ली। मेरी उम्र 13 साल थी। हमने हाथ खड़े कर दिए, मेरी अम्मी ने और मैंने। करीब आए फौजी, अम्मी ने कहा मेरी डिलीवरी का टाइम है, ये सामने हॉस्पिटल है, उसमें जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। एक फौजी हमारे साथ चलता हुआ आया और लेके गया। हर जगह कर्फ्यू था, फौज बैठी हुई थी। इमरान खान मर जाएगा, फौज आ जाएगी, शूट का ऑर्डर आ जाएगा। यूथ ही हैं साले, बुजदिल हैं, क्या कर लेंगे, घर में बैठ जाएंगे। 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कुछ नहीं होना। इमरान खान मर जाए, कोई और मर जाए, यहाँ पे कुछ नहीं होना। यहाँ आर्मी ने अपना जो पंजा है ना गाड़ा हुआ है, एक एक सिस्टम देखें। सिविलियन एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है, लेकिन हर जगह रेंजर्स एफसी है। पूरे सिंध में रेंजर्स रखी हुई है इन्होंने। बलूचिस्तान में एफसी है, फ्रंटियर कोर, केपीके में एफसी है। अभी पंजाब में, लाहौर में ज़रूरत पड़ी, इन्होंने रेंजर्स बुला ली। आर्मी हर जगह। इस तरह जितने सिविलियन कॉरपोरेट्स हैं, जैसे वाटर एंड पावर, जैसे पीआईए, नैब, जितने ले लें, फौजी बैठा हुआ है रिटायर्ड। क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होना। मार्शल लो, इमरान खान मरे कि ना मरे, इस मुल्क में मार्शल लो तो आना ही आना है, क्योंकि अल्टीमेटली अब कोई हल है नहीं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वो है नहीं, इलेक्शन नहीं करा सकते। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर अल्फाज में कह रहा है कि अगर एक नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होती है तो विद इन 90 डेज ऑफ डिसोल्यूशन आपको इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन कराने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट अनाउंस करने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर अल्फाज में कहती है। 90 दिन इसी महीने होने वाले हैं पंजाब और केपीके की असेंबली को। इलेक्शन 31 अक्टूबर तक का है। अब कोर्ट में गई पीटीआई कि ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलेक्शन नहीं करा रहे। सरकार ने असेंबली में, क्योंकि असेंबली में ओपोजिशन है नहीं, इमरान खान की पार्टी है नहीं, सारी पार्टियां गवर्नमेंट में है। सरकार ने नया अमेंडमेंट ला के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई एक जज फैसला नहीं कर सकता, सुओ मोटो को कंट्रोल कर लिया और मुख्तलिफ जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आ गए। अब जजेस कहते हैं हम क्या फैसला दें इस पे। एक जज ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कुछ है ही नहीं, यह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने, ये नहीं है कि नहीं कराए तो क्या होगा। अब इलेक्शन तो नहीं होने, तो फिर असेंबली का तो इस साल वैसे ही इलेक्शन है ना, 31 अक्टूबर की तारीख दी है, वो भी इलेक्शन नहीं होने। तो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाएंगे, वो भी एक मार्शल लॉ। ये ना, जैसे मुशर्रफ ने भी मार्शल लॉ नाम तो नहीं दिया था, उसने भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का नाम दिया था। तो मार्शल लॉ तो आना ही आना है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अजीज दोस्तों, मेरे पास और भी खबरें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। देखें, बेनज़ीर भुट्टो ने ये बताया था कि पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट है आईएसआई की, जो कि सारे फैसले करती है, जो सारे काम करती है। अजीज दोस्तों, अब बाकी इश्यूज हैं मेरे पास बहुत सारे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं फिर अगली बार के लिए चीज़ें रखता हूँ। आपके सामने मैंने ये 2-3 इश्यूज रखे थे। पीटीआई के हवाले से ये है कि इसकी भी गुब्बारे से तकरीबन हवा निकल गई है, और अब कुछ ख़ास मूवमेंट इसकी हो नहीं रही। इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो थोड़ा बहुत हंगामा शंगामा होगा, लेकिन क्या होगा। आर्मी यहाँ पे तगड़ी है, पब्लिक यहाँ पे मर रही है, आटे की लाइनों में मर रही है, स्ट्रीट क्राइम्स के हाथों मर रही है,
सेक्टरियन वायोलेंस में मर रही है, टेररिज्म के हाथों मर रही है, लेकिन पब्लिक मर रही है, आर्मी सुकून से बैठी है। आर्मी की एलिट के पास बहुत पैसा है। ये वीडियो की एंड पे मैं मेजर गौरव आर्या का 1 मिनट का वीडियो रख रहा हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी जनरलों के पास पैसा है। सुनिए ज़रा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। हमारी फौज के पास पैसे हैं, हमारे लिए सर, हमारे पास टैंक खरीदने के लिए पैसे हैं, राफेल खरीदने के लिए पैसे हैं, पूरा मतलब कि एक वेपन सिस्टम खरीदने के लिए हमारे पास अरबों रुपए हैं। लेकिन पर्सनल वेल्थ जो है अपनी जेब में, अपने बैंक अकाउंट में, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे जर्नलों के पास। वहां पे पाकिस्तान में नए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कुछ किसी चीज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में, अपने गले में जो पैसा पड़ा है जर्नलों के, दैट इज जस्ट सिंपली टू मच सर, सिंपली टू मच मनी। आपने जनरल बाजवा का देखा होगा सर। आई कांट इमेजिन एनीबडी। इंडियन आर्मी चीफ सर, इंडियन आर्मी चीफ का 100th ऑफ द वेल्थ ऑफ जनरल बाजवा, उसका 100वां हिस्सा नहीं होगा सर जो जनरल बाजवा का। इतना पैसा कैसे आया, कोई पूछने को राजी नहीं है। उसकी बहू अरबपति करोड़पति बन गई सर रातों रात। वही चीज है सर। क्यों लड़ेगा सर आदमी, आप बताओ क्यों लड़ेगा? उसको देखिए, उनको जो जमीन फतेह करनी है ना, उनको डीएचए की जमीन फतेह करनी है, उनको इंडिया थोड़ा ना फतेह करना है। उनको तो लाहौर के अंदर एक कॉर्नर प्लॉट फतेह करना है जब